दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी कि DDU के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो पेपर है 7 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो ये देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों के पेपर का पैटर्न MCQ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पेपर के थ्रू उनको आइडिया होगा कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इन होलो एंजाइम द प्रोटीन पार्ट इज, यानी कि होलो एंजाइम में प्रोटीन का भाग है। तो होलो एंजाइम एक तरह से कंप्लीट एंजाइम होता है और इस होलो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन एंजाइम यूरिएज द को फैक्टर इज, यानी कि एंजाइम यूरिएज में को फैक्टर कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो यूरिएज एंजाइम है उसमें को फैक्टर है निकिल 2 पॉजिटिव आयन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह कार्य करता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो NAD और FAD दोनों ही एक तरह से प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, A एंड B दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एंजाइम इनहेंस रिएक्शन रेट्स बाय, कहने का मतलब ये है कि एंजाइम की जो क्रियाशीलता है या एंजाइम की रिएक्शन जो रेट है वो कैसे बढ़ती है। तो आपको बता दें कि जब एक्टिवेशन एनर्जी घटती है तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये बात आप याद रखिएगा और ये क्वेश्चन या कह सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में तो जो कम्पिटिटिव एंजाइम होते हैं उनमें जो Vmax की वैल्यू होती है वो नहीं बदलती। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, और वहीं अगर हम बात करें नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, इनमें जो Km की वैल्यू होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि इनमें Km की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स बाइंड एलोस्टेरिक एंजाइम, यानी कि जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम से किस तरह से जुड़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये दो तरीके से जुड़ते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती प्रक्रिया से और दूसरा है असहसंयोजी रूप से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, A एंड B दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स ऑफ ATCase एंजाइम आर, यानी कि ATCase एंजाइम के एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हैं। तो इसके मॉड्यूलेटर्स हैं ATP व CTP। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल्स आर पार्ट ऑफ टर्म, यानी कि न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल किसके भाग हैं। तो ये भाग है न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है करक्यूमिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि करक्यूमिन किससे प्राप्त होता है। तो करक्यूमिन जो है ये प्राप्त होता है करक्यूमिया लॉन्गा से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है मेथियोनिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
बी। एमिनो एसिड से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन और भी है और वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सा एमिनो एसिड है जो कि सिमेट्रिकल होता है। ऐसे तो देखा जाए तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं उनमें एसिमेट्रिकल कार्बन पाया जाता है, लेकिन एक एमिनो एसिड ऐसा है जिसमें कि सिमेट्रिकल कार्बन पाया जाता है, यानी कि एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं पाया जाता। और एक तरह से वो एमिनो एसिड का एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। तो वो कौन सा एमिनो एसिड है, आप उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड, यानी कि इनमें से कौन सा एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर जो लाइसिन एमिनो एसिड है ये एक क्षारीय अमीनो अम्ल है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट isoelectric pH the net electric charge on an amino acid would be, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक pH पर अमीनो अम्ल पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है। तो जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछा हुआ है पीआई वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लाइसिन दिया हुआ है और इसके pK1 और pK2 वैल्यू दिए गए हैं, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.97, यानी कि आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने का तरीका बताइए। तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपने ये वीडियो देखा हुआ है। तो मैं अगले वीडियो में इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इन ए टेट्रापेप्टाइड द एमिनो एसिड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वुड बी। तो कह रहा है कि एक टेट्रापेप्टाइड है तो इसमें पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी होगी। तो टेट्रापेप्टाइड में जो बंधों की संख्या होगी वो होगी 3, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो टेट्रापेप्टाइड होते हैं, तो अगर टेट्रापेप्टाइड बोल रहा है तो वहाँ पर एमिनो एसिड होंगे 4, और उन 4 एमिनो एसिड के बीच जो होगा 3 पेप्टाइड बंध बनेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं तो आप टेट्रापेप्टाइड नाम सुनकर 4 बॉन्ड करके आएंगे। तो बॉन्ड होंगे 3, एमिनो एसिड होंगे 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन ए प्रोटीन हैज़ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट देयर अरेंजमेंट इन प्रोटीन इज, यानी कि जब एक प्रोटीन में 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते हैं तो प्रोटीन में उनका विन्यास या फिर जो कह सकते हैं अरेंजमेंट क्या कहलाता है। तो इस तरह का जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो कहलाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, यानी कि चतुर्थक संरचना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संरचना है। तो अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट दोनों ही आते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो अगर आप न्यूक्लियोसाइड देखेंगे तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होते, तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इन डीएनए पेंटोज शुगर इज, यानी कि डीएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है वो कैसी होती है। तो डीएनए का जो पेंटोज शुगर देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की संख्या जो होती है एक कम होती है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं 2 डीऑक्सीराइबोस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ए आरएनए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आप सभी जानते हैं कि आरएनए में जो होता है वो थायमीन नहीं पाया जाता, डीएनए में एटीजीसी पाया जाता है, तो आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है,
यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 21 है लेफ्ट हैंडेड डीएनए इज। तो लेफ्ट डीएनए कौन सा है? तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है जेड डीएनए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंपलेस्ट एल्डोज इज। तो सबसे साधारण एल्डोज कौन सा है? तो सबसे साधारण जो एल्डोज है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैक्राइड। तो इनमें से कौन सा मोनोसैक्राइड है? तो मैनोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, ये तीनों ही क्या है? मोनोसैक्राइड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैक्राइड। इनमें से कौन से डाइसैक्राइड है? तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों ही डाइसैक्राइड हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द लिंकेज बिटवीन टू ग्लूकोज रेजिड्यू इन सेलुलोज इज। यानी कि सेलुलोज में दो ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्डिंग होता है? तो सेलुलोज में दो ग्लूकोज के बीच बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। स्टार्च कंटेन, यानी कि स्टार्च जो है उसमें क्या क्या होता है? तो स्टार्च में आप देखेंगे तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों ही पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। द नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीडीसी, इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो एंजाइम की संख्या होती है 3। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है इन क्रेब्स साइकिल जीटीपी इज फॉर्म इन द स्टेप, यानी कि क्रेब्स चक्र में जीटीपी का उत्पादन होता है। तो जीटीपी का उत्पादन होता है सक्सिनिल को एंजाइम और सक्सिनेट के बीच। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ईटीएस का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो NADM डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो ईटीएस के भाग हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है एटीपी सिंथेटेज इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो उपस्थित होता है। तो ये उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में, यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी।